ओम नमः शिवाय। अपने दर्शकों को बता दूं कि आज एक अद्भुत समन्वय लेकर मैं आया हूं आप लोगों के, क्योंकि हम लोगों का उद्देश्य जो है वह आपका चहुमुखी विकास है। केवल एक क्षेत्र में विकास होता है तो जीवन इम्बैलेंस हो जाता है। बैलेंस तभी होगा जब गाड़ी की सभी पहिया जो है वो बराबर चले जीवन। ज्योतिष में जो मेरे दर्शक हैं वो जानते हैं कि ज्योतिष केवल बताने का कार्य करता है, पहले बता सकता है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, तो आप किसी भी काम को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे और जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो आप सफल होंगे। शरीर स्वस्थ हो और मन स्वस्थ हो, इसके लिए योग से बेहतर कोई चीज नहीं। तो आज हमारे साथ जो बैठी हैं आपको बताने के लिए, आचार्य प्रतिष्ठा किसी परिचय की मोहताज नहीं है। मेरे ख्याल से देश विदेश में हर कोई जानता है और भारत में सर्वप्रसिद्ध सर्वप्रिय महिला हैं योग के क्षेत्र में। और बहुत इन्होंने केवल योग ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक चेतना को जगाने का भी कार्य करती हैं। तो आज हमारे साथ बैठी हैं और हम लोग आप लोगों को ये बताएंगे कि ज्योतिष में ग्रहों के माध्यम से, अगर क्योंकि ज्योतिष में हम पहले चीजों को जान सकते हैं। वैसे तो मेरी सलाह होगी कि आपकी कुंडली में दोष हो या ना हो, अगर आप अपने को संयमित रखते हैं, नियमित व्यायाम, खान पान, ध्यान, ये सब अगर आप करते हैं तो जीवन की लगभग सभी समस्याओं से आप परे रहेंगे या समस्याओं को बर्दाश्त करने की क्षमता होगी। जैसे अगर टेम्परेचर बहुत अधिक है तो हम उसे नहीं रोक सकते, लेकिन टेम्परेचर को बियर करने के लिए अगर आपकी बॉडी ठीक है, मन ठीक है, तो आप उसको बियर कर लेते हैं। तो उसी प्रकार जीवन की समस्याओं को झेल सकते हैं और उस समस्या के क्षण में भी आप कुछ उसका सदुपयोग करके बेहतर उसमें से निकाल सकते हैं। तो अगर चूंकि मेरा काम ज्योतिष का है तो मैं ये बता सकता हूं कि कौन से ग्रह से कौन सी बीमारी या किस तरह की समस्या से आप जूझ सकते हैं, कौन से रोग आपकी कुंडली में आपको देख करके बताया जा सकता है कि कौन सा रोग आपको हो सकता है, किसके आप प्रोन हैं। और यदि कुंडली में इस प्रकार का योग बन रहा है तो आपको कौन सा योग करना चाहिए वो बताएंगी आचार्य प्रतिष्ठा जी हमारे साथ जो है वो आपको। तो गौर से पूरे प्रोग्राम को देखिए और अपनी कुंडली को भी देखते जाइएगा कि क्या आपकी कुंडली में कोई ग्रह युति या ग्रह का योग इस प्रकार बन रहा है कि आप इस प्रकार के रोग की संभावना है। तो आप यदि जान लें और पहले ही आप इस योग को प्रैक्टिस में अपने जीवन में लाना शुरू करें तो आजीवन आप स्वस्थ और सुखी रहें। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा और स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आप योग के माध्यम से अध्यात्म की बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पर देखते हैं, लेकिन इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम आपके लिए लेकर आए कुछ बहुत ही नया। ज्योतिष और योग एक दूसरे के पूरक है एक तरह से देखा जाए तो। और हमारे साथ आज ऐसे ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे जी हैं जिनकी प्रेडिक्शंस हमने देखा कि बहुत अच्छी और बहुत सही प्रेडिक्शंस होती हैं। लेकिन दुबे जी ने एक बड़ी सुंदर बात हमें आज चर्चा के दौरान बताई कि कितना अच्छा हो कि जब हम इन दो विधाओं को यदि कंबाइन कर दें, यानी ज्योतिष आपको ये बता दें कि आपके ग्रहों के अनुसार कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स फिजिकल मेंटल लेवल पर हो सकती है, और आपको जब वो प्रॉब्लम्स पता हो तो आप पहले से ही योग के माध्यम से अगर प्रिकॉशन ले लें तो आपके जीवन में आनंद ही आनंद आ जाएगा। तो आज एक छोटा सा प्रयास हम कर रहे हैं जहां पर पंडित जी जो है आपको बताएंगे कि आपके ग्रहों से आपके एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, और मैं आपको ये बताऊंगी कि किस तरह से उन समस्याओं का निवारण भी आप कर सकते हैं और प्रिकॉशन के रूप में भी आप यदि उनका नियमित अभ्यास करते हैं तो मेरे ख्याल से ये बहुत सुंदर एक प्रयास होगा इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सफल बनाने का। तो सबसे पहले प्रारंभ करते हैं कुंडली में कौन सा ग्रह किस प्रकार आपको आपके ऊपर प्रभाव नकारात्मक डालता है, जिससे आपके स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव पड़ता है। और आचार्य जी बताएंगे आपको कि उसमें कौन सा योग आपको करना चाहिए। और ग्रहों की श्रृंखला में सबसे पहला जो ग्रह है वह है सूर्य। सूर्य यदि आपकी कुंडली में खराब है तो आंखों की समस्या हो जाती है, आपकी दृष्टि कमजोर होगी। देखते होंगे बहुत से बच्चों को बहुत कम उम्र में जो है वो चश्मे लग जाते हैं आजकल, या तो वो समस्या क्यों आती है? पहली चीज, हड्डियां कमजोर होती हैं और कई बार खून संबंधी भी समस्या देता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो सूर्य का प्रभाव है वह माइग्रेन, लगातार सर में दर्द, तेज बुखार और आंखों की समस्या। आंखों की समस्या को कैसे हम लोग जड़ से दूर कर सकते हैं, कैसे मतलब उसमें किस तरह के हम योग और आसन कर सकते हैं जिससे कि ठीक हो, उस पर आप प्रकाश डालें।
खास तौर पे जैसा कि पंडित जी ने बताया, आंखों की समस्या भी और माइग्रेन भी, दोनों के लिए अमूमन हम जो है एक जैसा अभ्यास लेते हैं, क्योंकि हम रक्त के संचार को खोपड़ी की तरफ करते हैं, तो आपकी आंखें भी स्वस्थ रहती हैं और माइग्रेन की प्रॉब्लम से भी आप दूर रहते हैं। तो अगर आप अपने आप को, अपनी आंखों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, एक तो त्राटक का नियमित अभ्यास करें, साथ में अर्ध शीर्षासन, क्योंकि इनिशियली जो है आप शीर्षासन तुरंत नहीं कर सकते, अर्ध शीर्षासन सभी कर सकते हैं, जिससे आपकी आंखें भी स्वस्थ रहेंगी और आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो दोनों के लिए इन 2 क्रियाओं का अभ्यास करें और रात को सोने से पहले आप आधा चम्मच शतावर 1 गिलास दूध के साथ आप सेवन करें, तो आप देखेंगे दोनों ही समस्याओं में आपको लाभ मिलेगा। बहुत अच्छा। तो उम्मीद है कि अब आप, सूर्य अगर आपकी कुंडली में खराब है, पहले आप कुंडली देख लीजिए, तो आप इसको अभी से प्रारंभ कर दीजिए, चाहे वो छोटा बच्चा हो या आप बड़े हो, और इसका लाभ आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा को हमारे में वेदों में कहा है, चंद्रमा मनसो जाता, चंद्रमा मन का कारक है। मन से संबंधित जितनी बीमारियां हैं, अर्थात सोच से संबंधित, सबसे पहले आप जानिए कि यदि आपको डिप्रेशन में बहुत कई बार आप छोटी छोटी बातों में यदि आप डिप्रेशन में आ जाते हैं, अपने आप को वीक महसूस, कमजोर महसूस करने लगते हैं, समझिए चंद्रमा ठीक नहीं है। तो कुंडली में चंद्रमा की स्थिति देखिए, चंद्रमा नीचगत है, चंद्रमा किसी खराब दूषित ग्रह के प्रभाव में है, चंद्रमा बहुत कमजोर है, अमावस्या के आसपास जन्म हुआ है तो भी, और चंद्रमा पर अगर खराब ग्रह की दृष्टि है तो अक्सर डिप्रेशन की प्रॉब्लम आती है। इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर हो जाता है, अर्थात कोई भी रोग यदि आपको होगा तो वह जल्दी ठीक नहीं होगा। तीसरी सबसे बड़ी समस्या जो चंद्रमा देता है, वह देता है कोल्ड और कफ की। चंद्रमा यदि ठीक नहीं है तो अक्सर आपको सर्दी जुकाम बुखार हो, सर्दी और जुकाम से आप परेशान रहेंगे और बहुत जल्दी पकड़ेगा। तीसरी समस्या होती है कोई भी रोग होगा वह जल्दी ठीक नहीं होगा। आम आदमी को सर्दी जुकाम होगा 2 दिन में ठीक होगा, आपको अगर चंद्रमा खराब है तो 10 दिन 15 दिन ले लेगा, और इम्यूनिटी बहुत कमजोर रहती है। तो चंद्रमा को कैसे हम लोग योग से मजबूत करें ताकि इम्यूनिटी बेहतर रहे, डिप्रेशन ना आए, मन शांत रहे और मजबूत रहे, और ये जो कोल्ड कफ और इस तरह की जो समस्याएं हैं, इसको दूर रखने के लिए कौन सा बेहतर योग? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पंडित जी ने जो ये एक नई शुरुआत की है, ये एक्चुअल में इतनी पुरानी चीज है जो बीच में बिल्कुल गायब हो गई थी, क्योंकि जो ये समस्याएं बता रहे हैं योग में, उन कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉब्लम्स के एक ही जैसे अभ्यास है। यानी कि अगर आपकी इम्यूनिटी लो है, यानी आप अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करना चाहते हैं, कोल्ड एंड कफ की समस्या से दूर रहना चाहते हैं और डिप्रेशन से दूर रहना चाहते हैं, तो तीनों चीजों के लिए हम करते हैं विरेचन गति का अभ्यास। ये एक ऐसी गति है, ऐसी क्रिया है जो इन तीनों में आपको फायदा देती है। विरेचन गति का यदि आप नियमित अभ्यास करते हैं तो आपको सर्दी जुकाम भी नहीं होगा, इम्यूनिटी आपकी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि जितनी भी तरह के इन्फेक्शन है या जल्दी बीमार पड़ने की टेंडेंसी है वो आपकी दूर होगी, और डिप्रेशन से तो आप निश्चित रूप से बाहर आते हैं। साथ में विरेचन गति आप देखेंगे कि कैसे करते हैं, लेकिन साथ में ये ध्यान रखें कि अगर आपको कोल्ड एंड कफ बहुत ज्यादा रहता है तो आप एक अमरूद लीजिए, अमरूद को आग में जला लीजिए, जैसे बैंगन का भरता बनाने के लिए हम जलाते हैं। उसके काले हिस्से को उतार दीजिए, गुदा को खा लीजिए चबा करके, और बीज को निगल लीजिए। आप ऐसा नियमित रूप से करेंगे तो देखेंगे कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। और डिप्रेशन से दूर निकलने के लिए योग कहता है कि आप गीता का अध्ययन करें, क्योंकि गीता योग का सबसे बड़ा उपदेश है। गीता का अध्ययन आपको डिप्रेशन से दूर करता है। हाँ, एक चीज जरूर ध्यान रखें कि डिप्रेशन के पेशेंट्स बहुत ज्यादा साइलेंट डीप मेडिटेशंस नहीं करेंगे। मेडिटेशन डिप्रेशन के पेशेंट्स को के लिए अच्छी नहीं होती है, तो उसको आप अवॉइड करें। एक छोटा सा भी जो डिप्रेशन में मेरा अनुभव रहा है खुद का, कि वो डिप्रेशन के मरीज या जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है वो पानी बहुत कम पीते हैं। आप, चंद्रमा जल का कारक है और आपके शरीर में भी 70% जल है। आप अगर कुछ भी ना कर सकें तो पानी बहुत अधिक मात्रा में पिया करें, धीरे धीरे उससे आपका मन प्रसन्न रहने लगेगा। पानी यदि आप अधिक पीते हैं, चंद्रमा यदि कमजोर है, तो भी आपको बहुत राहत मिलेगी। और आप थोड़ा जो है वो, वैसे भी मेरे ख्याल से पानी बहुत से विकारों को, मैं बहुत तो नहीं जानता आयुर्वेद के बारे में, नहीं बिल्कुल, वाटर इज अ बिग हीलर। तो पानी तो वैसे ही हम बताते हैं कि पीना ही चाहिए। हाँ, तो पानी यदि आप बहुत मात्रा बढ़ा देते हैं तो थोड़ी एंजाइटी भी आपकी कम होगी और चंद्रमा भी मजबूत होता है। साथ में जो अभी आपने उसका योग का जो आसन जो बताया, जो क्रिया बताई, उसको यदि आप करना शुरू करें तो चंद्रमा, फिर अलग से मंत्र जपने की जरूरत नहीं है, अलग से आपको हवन अनुष्ठान, मंत्र आप तभी जप पाएंगे जब आप शारीरिक रूप से ठीक रहेंगे। तो मेरा प्रयास ये है कि आप जाएं, वो विधा में आप जरूर जाएं, लेकिन वहां से पहुंचने से पहले बहुत से उपचार हैं जो एक्सट्रीम नहीं होने देगी और आप अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे। अब बात करते हैं मंगल ग्रह की।
मंगल का जो सबसे अधिक जो प्रभाव है, वैसे तो मंगल खराब होगा तो चोट चपेट देता है, लेकिन इसको रोग नहीं कहा जाएगा, ये तो सडन की बात है। मंगल की जो टेंडेंसी होती है वह है ब्लड के ऊपर सबसे ज्यादा, खून संबंधी जो विकार है, रक्त संबंधी जो विकार हैं, और रक्त विकार के कारण बहुत तरह के रोग होने की संभावना होती है, यहाँ तक कि ब्लड कैंसर तक जो है वो मंगल दे सकता है। तो और आप और बताएंगे, जो कि आप योग और आयुर्वेद की जानकार हैं, तो और क्या क्या समस्या होती है, लेकिन रक्त में जो विकार है, खून संबंधी जो समस्याएं हैं, उसका सबसे बड़ा कारक मंगल है। यदि आपकी कुंडली में मंगल खराब है, कहीं छठे, आठवें, चतुर्थ या लग्न से संबंध बना रहा है, नीचगत है, दूसरी तरह के प्रभाव में है, तो आपको खून संबंधी समस्या हो जाएगी। उसके लिए कौन सा योग, किस तरह का प्रिकॉशन हम लोग ले सकते हैं, वो आप बताएं दर्शकों को। देखिए, ब्लड अगर हमारा, जैसे बहुत अच्छी बात बताई कि रक्त अगर दूषित है तो वो एक रूट कॉज होता है सारी प्रॉब्लम्स का, यानी उससे इतनी बीमारियां हो जाती हैं। हम कहते हैं छोटी सी बीमारी, चेहरे पर ही जो है पिंपल्स हो रहे हैं, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो हम बाहर से उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, जबकि वो हो रहा है इसलिए क्योंकि आपका रक्त दूषित है। तो ब्लड को अपने प्योरीफाई करने के लिए आपको नियमित रूप से करना है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाम ही है नाड़ी शोधन, यानी 72,000 नाड़ियां, उनका शोधन और किसी माध्यम से हो ही नहीं सकता है। उनको शुद्ध करने के लिए नाड़ी शोधन का आप अभ्यास करें, ये आप देखें कि कैसे इसको करना है। साथ में आप नीम के कुछ पत्ते ले लीजिए, और अगर आप सुबह सुबह खाली पेट 2 नीम के पत्ते चबा के खा सकें तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ लोग इसको मुश्किल समझते हैं कि कैसे हम नीम को चबा लें, तो ऐसे में आप नीम के पत्ते लेके उनको अच्छे से स्टरलाइज कर लीजिए, यानी उबले हुए पानी में धो लीजिए, और फिर पेस्ट बना लीजिए अपनी मिक्सी में, ग्राइंडर में डाल करके, और छोटी छोटी गोलियां बना करके सुखा लीजिए। आप रोज 2 गोली का सेवन करें पानी के साथ, आप देखेंगे कि आपका रक्त शुद्ध होने लगेगा। और साथ में नींबू का, तुलसी का, खीरे का पानी, यानी एक बॉटल में, प्रेफरेबली कांच की बॉटल, प्लास्टिक की बॉटल नहीं यूज करें, उसमें इन चीजों को डाल के रख दीजिए और पानी डाल दीजिए, और एक एक घूंट करके पूरा दिन इस पानी को पीते रहें। आपके टॉक्सिन्स रिमूव होंगे और आपका ब्लड भी प्योरीफाई हो जाएगा। ये प्रोग्राम और अच्छा होता जा रहा है, क्योंकि आप जो है, आप ज्ञान जो है ना वो बहने लगता है, उसको नियंत्रित नहीं कर सकते। तो हम लोग तो ज्योतिष और योग ले रहे थे, लेकिन आप देख रहे हैं कि इसके साथ साथ आयुर्वेद का भी कॉम्बिनेशन आपको मिल रहा है। भारतीय वैदिक ज्योतिष, वैदिक जो पद्धतियां हैं उसका एक सार यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि भाई ज्ञान है नहीं सकते, और हम लोग का उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक बेहतर उपहार आपको दिया जाए, और मुझे लगता है इससे अच्छा उपहार दर्शकों के लिए कुछ हो नहीं सकता था। तो आप योग, आयुर्वेद और ज्योतिष तीनों का कॉम्बिनेशन आपको मिल रहा है। खान पान से भी अपने को आप कैसे ठीक करें, योग से भी कैसे ठीक करें। अब आगे बात करते हैं बुध के बारे में। बुध जो है बहुत अच्छा ग्रह है, वाक पटुता देता है, कैलकुलेटिव पावर देता है, लॉजिकल पावर देता है। लेकिन बुध का के जो नकारात्मक पहलू हैं, जो बुध जो रोग उत्पन्न कर देता है शरीर में, वो है सबसे बड़ी समस्या एसिडिटी की है। आज के युवा बहुत ज्यादा एसिडिटी बढ़ती भी जा रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ खान पान भी उसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन अगर बुध खराब है तो हम उसके प्रोन होते हैं, एसिडिटी हमें हो जाएगी, और एसिडिटी के कारण फिर कई तरह के आप देखते होंगे, अल्सर की प्रॉब्लम, बहुत सी समस्याएं, क्योंकि एक समस्या अगर शुरू हुई तो 10 समस्याओं को अपने मित्रों को बुला लाती है, इनवाइट कर लेती है। तो एसिडिटी की प्रॉब्लम। दूसरा, इसके अलावा एलर्जी की प्रॉब्लम, स्किन से रिलेटेड जितनी एलर्जी है लगभग सबका बुध कारक है। और तीसरी सबसे बड़ी समस्या, यदि कोई बच्चा उसकी कुंडली देख लीजिए, बुध यदि खराब है, नीचगत है, दूसरी तरह के प्रभाव में है, तो जो हकलाहट की समस्या है, ठीक से अपनी बात को कह ना पाने की समस्या है, बहुत से लोग होते हैं, बहुत ज्ञान होता है लेकिन उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उसका कारण भी बुध है। तो हकलाने की समस्या हो, ठीक से बोल नहीं पाते हो, एलर्जी बहुत जल्दी जल्दी हो जाती हो, या एसिडिटी बहुत बढ़ रही हो, तो कौन सा योग करना चाहिए वो बताएंगे आपको आचार्य जी। तो यहाँ 3 चीजें सामने आई हैं। पहला, एसिडिटी। अगर आपको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है तो 2 काम आपको करने हैं। एक तो वायु मुद्रा का अभ्यास। वायु मुद्रा को इस तरह से हम पहली उंगली को अंगूठे के रूप से छू देते हैं और अंगूठे को ऐसे फोल्ड कर लेते हैं, दूसरी, तीसरी, चौथी उंगली बिल्कुल सीधी रहती है, और इसको हम अपने घुटनों पर टिका देते हैं। यानी आप दिन में सुबह 1 मिनट और शाम को 1 मिनट तो वायु मुद्रा का अभ्यास जरूर करें। भोजन के बाद आप वज्रासन में जरूर बैठें। वज्रासन कैसे करना है ये आप देखिए। पवन मुक्त आसन का अभ्यास नियमित रूप से करें, और खाना खाने के बाद 8 काउंट, यानी 8 श्वास दाई करवट, 16 श्वास कमर के बल सीधा, और 32 श्वास आप बाई करवट लेते, तो आपको गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी।
भोजन के बाद छोटी हरड़ का सेवन आप जरूर करें। साथ में हकलाने की जो समस्या है, स्टैमरिंग की जो प्रॉब्लम है, उसके लिए भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि ये आपके कंठ के साथ साथ आपके ब्रेन को भी एक्टिवेट करता है और पूरे स्कल के लिए बहुत आवश्यक अभ्यास है। इसका यदि आप नियमित रूप से अभ्यास करते हैं, मंत्रोच्चारण जरूर करें, गायत्री मंत्र का जाप करें। ये मंत्र जो है, मंत्र थेरेपी काम करती है और हकलाने की समस्या आपकी दूर हो। मंत्र में जो अनुभव है, ओम चैंटिंग बहुत बहुत अगर आप रात में सोने से पहले थोड़ी देर ध्यान लेकर के, काउंट मत करिए, मैं काउंटिंग के बहुत पक्ष में नहीं रहता, क्योंकि काउंटिंग करते समय आपका ध्यान काउंटिंग में चला जाता है। ओम की चैंटिंग रात में लाइट बंद करके सोने से पहले ये कंठ को तो खोलेगा, क्योंकि उसकी जानकारी आपको थी, लेकिन ये बहुत पॉजिटिव ऑरा डेवलप करेगा और अनिद्रा की समस्या के बिल्कुल बिल्कुल समाप्त होगी। तो इस प्रकार से आप इसका लाभ लें और देखें कि बुध कहीं आपको परेशान करने की अगर सोच रहा है आपकी कुंडली में, तो आप उसको इसके माध्यम से दबा सकते हैं, सप्रेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं बृहस्पति की, देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति पृथ्वी लोक पे समृद्धि के कारक हैं। यदि समृद्धि का मतलब केवल धन नहीं, समृद्धि का मतलब धन के साथ साथ निरोग और कोई तनाव मुक्त जीवन, यानी यदि धन है और उसके साथ साथ आप प्रसन्न हैं, उसको कहते हैं समृद्धि। समृद्धि के कारक है बृहस्पति। लेकिन बृहस्पति देव का जो ड्रॉबैक है, जो रोग है बृहस्पति से संबंधित, तो बड़ा खराब है। लंबे समय तक चलने वाले रोग देते हैं। जैसे सबसे बड़ी समस्या आजकल ओबेसिटी की समस्या, मोटापे की समस्या, ब्लड शुगर की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम, पेट निकलने, थोड़ा सा मैं भी उससे प्रभावित हूँ। तो क्योंकि जो आचार्य का गुण अगर आएगा, बृहस्पति अच्छा नहीं होगा तो आएगा ही नहीं, लेकिन बृहस्पति अच्छा होगा तो कितना भी एक्सरसाइज करें, थोड़ा बहुत पेट बाहर कर देता है। तो इस तरह की जो समस्याएं आपके जीवन में हैं, ओबेसिटी से परेशान है, बहुत अधिक बढ़ रही है, या बृहस्पति ठीक है तो यह दे सकता है। अष्टम से संबंध हो, छठे से संबंध हो, लग्न से संबंध हो, तो ओबेसिटी, थायराइड की प्रॉब्लम, बहुत परेशानी होती है अगर थायराइड आपका बढ़ जाए तो, या हार्मोनल डिस्टर्बेंस, इम्बैलेंस क्रिएट करता है, और ब्लड शुगर की समस्या या शुगर की समस्या बहुत अधिक यह बढ़ा देता है। उसके लिए कौन सा प्राणायाम करना चाहिए वो आप बताएं। थायराइड की प्रॉब्लम के लिए आप नियमित रूप से करें उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास। और कैसे करते हैं उज्जाई प्राणायाम, इसको थोड़ा सा समझ लें। यहीं पर हम अपनी जीभ को अंदर फोल्ड कर लेते हैं, जैसे ऊपर तालू से लगाते हैं तो ये आवाज निकलती है, इसी प्रकार से इसको फोल्ड कर लिया। और सांस लेते हुए खराटे जैसी आवाज करना, सांस छोड़ते हुए खराटे जैसी आवाज करना। आसन में बैठेंगे और बैठ करके ऐसा आप 5 मिनट तक करें। साथ में आप उष्ट्रासन का अभ्यास करें, सर्पासन का अभ्यास करें। आप देखेंगे थायराइड आपसे दूर जाने लगेगा। और एक बार थायराइड आपका जब कंट्रोल में आ जाएगा तो ओबेसिटी की प्रॉब्लम भी दूर होगी। लेकिन अगर आपको थायराइड नहीं है, लेकिन तब भी आपका वजन बहुत बढ़ रहा है, पेट निकल रहा है, तो आप नियमित रूप से करें सूर्य नमस्कार का अभ्यास। यानी 12 स्टेप्स में सूर्य नमस्कार को किया जाता है, क्योंकि 12 राशियों में सूर्य रहता है, तो इसलिए उसे 12 स्टेप्स में किया जाता है। और 12 बार इसको करते हैं तो आपके जितनी भी शरीर से संबंधित समस्याएं हैं, मन से संबंधित समस्याएं, वो दूर हो जाती है। इतना ज्यादा इफेक्टिव होता है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार का नियमित अभ्यास करें और साथ में अनुलोम विलोम प्राणायाम का जो यानी नाड़ी शोधन का जो फर्स्ट स्टेप है, उसका नियमित अभ्यास करते हैं, तो ये सारी ही समस्याएं आपसे दूर रहती हैं। अब बात करते हैं जो पृथ्वी पर भौतिक सुख संसाधनों का कारक है शुक्र। शुक्र अगर अच्छा ना हो तो आपको भौतिक जीवन में जो लग्जरीज हैं वो नहीं मिलेगी। और कहा जाता है कि स्त्री पुरुष संबंधों का कारक भी शुक्र है। तो शुक्र का जो सबसे अधिक जो नकारात्मक प्रभाव है वह हमारे जननेंद्रियों पर पड़ता है। आपकी प्रजनन क्षमता जो है वह कमजोर हो जाती है, फर्टिलिटी बिल्कुल कमजोर हो जाती है। अगर संतान नहीं हो रही, संतान होने की समस्या आ रही है, कुंडली में आप देखिए शुक्र बहुत कमजोर है, नीचगत है, छठे भाव में अगर बुध के साथ कॉम्बिनेशन बना दे तो नपुंसकता तक की समस्या उत्पन्न कर देता है। स्पर्म काउंट बहुत कम हो जाता है। शुक्र अगर 0 डिग्री का है तो बहुत मुश्किल होता है संतान प्राप्ति में। कैसे इस समस्या से दूर हम लोग रहें, क्या इसके लिए हम आयुर्वेदिक ले सकते हैं और किस तरह का योग हम करें कि हमारा शुक्र मजबूत हो, जिससे जीवन में भौतिक सुख के साथ साथ आत्मिक सुख और सामाजिक सुख का भी हम लाभ ले सकें, उस पर प्रकाश डालें।
हम तो अक्सर देखते हैं इसमें कि जैसे हमारे पुरुष भाइयों में स्पर्म काउंट कम है या महिलाएं कंसीव नहीं कर पा रही, तो उसमें आप सबसे पहला अभ्यास तो हम करते हैं मूल बंध का अभ्यास। मूल बंध में आप क्रॉस लेग पोजीशन में बैठते हैं और उसको डेमोन्स्ट्रेट करके नहीं दिखाया जा सकता, उसको आप समझ लीजिए। कमर सीधी करके बैठते हैं और आपकी जो गुदा है, एनस है, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। जितनी देर तक आप उसे कॉन्ट्रैक्ट करके रोक के रख सकते हैं, रोकना और फिर रिलीज कर देना। इसका अभ्यास कम से कम 5 मिनट तक, यानी आप सुबह बैठे थोड़ी देर मूलबंध का अभ्यास करें, साथ में आप अपने श्वास प्रश्वास पर ध्यान लगाएं। इसके अलावा आप नियमित रूप से करें बिलाव आसन का अभ्यास। बिलाव आसन के अभ्यास हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को स्ट्रांग बनाता है, प्रजनन अंगों को स्ट्रांग बनाता है और आपका स्पर्म काउंट भी बढ़ाता है। और सात्विक भोजन अपनाएं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो ये जो है शुक्र के बारे में आपने जानकारी ली कि शुक्र अगर खराब है कुंडली में देख करके, देखिए ज्योतिष जो ग्रह जो है ना वो परिणाम नहीं देते, बड़ा भ्रम है। लोग कई बार लोग मिलते हैं मेरे से पूछते हैं कि जब कुंडली में ग्रह ऐसा ही तब तो ऐसा ही होगा। ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसा ही होगा तो आप डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? हम नौकरी क्यों करते हैं? कई बार लोग बोलते हैं, मैं अक्सर सुनता हूँ कि भाग्य में लिखा है जो होना है वही होगा। तो आप उसको हर जगह तो छोड़ते नहीं, बहुत जगह अपने प्रयास करते हैं। ईश्वर ने इसीलिए मनुष्यों को मस्तिष्क ऊपर दिया है, आपके पेट और सीने से भी ऊपर मस्तिष्क कर दिया। पशुओं में ऐसा नहीं, पशुओं का समानांतर होता है, तो उनका पूरा जीवन खाने पीने के आसपास सिमट के रह जाता है, भूख और मैथुन में उनका जीवन समाप्त। लेकिन मनुष्य को चेतना दिया है। तो आप जानिए, पहले से जानिए, ग्रह जो है वो संकेत देते हैं, परिणाम नहीं। इस बात को आप समझिए। कुंडली में ग्रह ही है, इसका मतलब ये संकेत दे रहा है, यह चीज हो सकती है। होगी कि नहीं, आपके कर्म पर निर्भर करता है। तो कर्म कैसे करें ये हम लोग आज बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगले ग्रह की बात करते हैं, शनि की। शनि से बड़ा भय खाते हैं आप लोग। मैं हमेशा कहता हूं शनि से मत डरिए, अपने कर्म से डरिए। शनि तो खाली बस यमराज का बड़ा भाई है, वो अपनी चीजों को ऑडिटर है, बेस्ट ऑडिटर है शनि। जैसे अकाउंटेंट है, साल में जब फाइनेंस खत्म होता है तो आगे एक चीज का हिसाब लेता है, वैसे शनि करता है। शनि से संबंधित रोग क्या हो सकते हैं? शनि पुनः एक बार बृहस्पति से भी अधिक दीर्घकालिक रोग देता है। शनि आपको निरोगी भी रख सकता है और दीर्घकालिक रोग देता है। शनि संबंधी जो सबसे खराब रोग है वो गैस्ट्रिक की समस्या है। गैस्ट्रिक की समस्या है, आर्थराइटिस की समस्या है, जॉइंट पेन है, कुष्ठ रोग है। ये ऐसी चीजें हैं जो विशेष करके गैस्ट्रिक और आर्थराइटिस वगैरह की जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम को हम लोग अक्सर बहुत हल्के में लेते हैं। लेकिन यह इतने रोगों की कारक है, मुझे लगता है कि आप किसी से कह भी नहीं पाते कि मुझे ये प्रॉब्लम है और आप काम करने की कंडीशन में नहीं होते। तो कैसे गैस्ट्रिक की समस्या से जो है वह निदान करें, कैसे शरीर में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, उसके लिए कौन सा योग या आसन और खान पान का ध्यान रखें, वो जो है आप विस्तार पूर्वक बताइए। यहाँ पर एक सबसे पहला काम जो आप करेंगे वो है पवन मुक्त क्रियाएं। पवन मुक्त, यथा नाम तथा गुणा, जैसा नाम वैसा गुण। पवन को मुक्त करता है, यानी जितने भी टॉक्सिन्स हमारे जॉइंट्स में डिपॉजिट हो जाते हैं उनको ये हटाता है। लेकिन वो एक सीरीज है पूरा, जिसको हम गर्दन से लेकर के पंजे तक करते हैं, क्योंकि एक हम कॉम्पैक्ट आपको एक जनरल जानकारी के लिए ये वीडियो आपको दे रहे हैं, ताकि आप इसका अभ्यास करें। तो वो पूरा तो नहीं, आप उसको सीख सकते हैं कि किस तरह से जो है पवन मुक्त क्रियाओं का हम अभ्यास करना चाहिए अगर जोड़ों में दर्द की समस्या है या आप चाहते हैं समस्या नहीं हो। दूसरा काम जो आप नियमित रूप से करें वो ये कि मेथी के दाने आप ले लीजिए और रात को 1 गिलास पानी में 1 चम्मच मेथी के दाने भिगो लीजिए और सुबह को इस पानी को पी लीजिए। यानी ओवरनाइट हमने मेथी को सोक किया, सुबह इस पानी को पी लिया और मेथी को या तो निगल लें, चबा सकते हैं तो चबा लें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जोड़ों में दर्द की समस्या नहीं होगी। साथ में आप तिल का तेल लीजिए और उसके अंदर कपूर थोड़ा सा, यानी 250 या एक शीशी में तिल का तेल ले लीजिए, कपूर की 3 से 4 टिक्की लीजिए, पीस करके पाउडर बना करके इसमें डाल लीजिए। कांच की शीशी में टाइट बंद करके 6 से 7 घंटा तेज धूप में इसको रखिए। ये आपका जोड़ों के दर्द का बेस्ट मसाज ऑयल तैयार हो गया है। रात को सोने से पहले आप एंटी क्लॉकवाइज, बहुत तेज मसाज नहीं करना, सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज इसको अप्लाई करना, रात भर लगा रहने दें। सुबह आप अपना जब स्नान आदि करेंगे तो ये साफ हो जाएगा। ऐसा अगर आप 1 महीने तक लगातार करते हैं, जहां भी जिस जॉइंट में आपको दर्द है, और पवन मुक्त क्रियाओं का नियमित अभ्यास करते हैं, प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, और अगर प्राणायाम भी नहीं कर सकते तो 1 हाथ सीने पर रखना, 1 पेट पर, और यानी आपका चेस्ट भी एक्सपैंड हो और आपका पेट भी एक्सपैंड हो, नाभि पर्यंत डीप ब्रीथिंग आप करें तो आप देखेंगे कि जोड़ों के दर्द की समस्या आपको नहीं होगी।
तो अद्भुत है आज का एपिसोड मुझे लग रहा है, और बड़ा एक अच्छा प्रयास है आज बहुत बड़े अवसर पर कि आप निरोगी रहें। और अब इस कार्यक्रम में देखा जाए तो ज्योतिष के माध्यम से आप अपनी किस चीज के आप प्रोन है वो आप पहले जान गए, योग के माध्यम से उसे जल्दी होने ही नहीं देंगे। लेकिन अगर हो गया है, अगर आप आज सुन रहे हैं और आज आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो गई है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, गैस्ट्रिक बनने लगी है, उसका उपचार भी आपको आयुर्वेद के माध्यम से और योग के माध्यम से बताया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप खूब इसका लाभ लेंगे। अब एक ग्रह को लेते हैं इसके आगे, 8वें ग्रह को, राहु को। राहु ग्रह की ज्योतिष के अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसको पूर्ण ग्रह की मान्यता नहीं है, न तो इसका किसी राशि में स्थान निर्धारित है। छाया ग्रह कहा जाता है। छाया ग्रह का जो अगर सेंस देखा जाए, इसका मतलब वायवी तत्व है, हवा है, कोई चीज है नहीं, एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और यही काम इसका होता है हमारे शरीर में। यह भी शनि की भांति बहुत अधिक गैस विकार उत्पन्न करता है, पहली चीज। दूसरा, जो सबसे ज्यादा जो राहु का प्रभाव है, यदि हम इसको जो पुराणों की कथा के हिसाब से देखें तो राहु क्या है, राक्षस का मस्तिष्क है, ऊपरी हिस्सा है। राक्षस का मस्तिष्क मतलब क्या, टोटल दुर्बुद्धि, यानी खुराफात ही करेगा जब करेगा तो। दिमाग सोचने की प्रवृत्ति को खत्म कर देगा। राहु का जो रंग बताया गया है वो ग्रे कलर है, धुंधला, यानी आपकी आंखों के सामने धुंध पड़ जाती है, सोचने समझने की शक्ति कम हो जाएगी, निर्णय शक्ति कमजोर हो जाएगी, हमेशा एक्साइटेड रहेंगे, हर चीज में उत्तेजना आपके अंदर रहेगी, कोई काम तुरंत करो, अभी करना है, रात में नींद नहीं आती। राहु खराब है तो 3-3 बजे तक आप प्लानिंग करेंगे रात को सो करके, नींद नहीं आएगी और सवेरे उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। मुंह से, जुबान से खराब शब्द निकलेंगे, जब बोलेंगे कड़वा बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आप स्वस्थ नहीं है, अर्थात आप अपने में स्थिर नहीं है, आप शांत नहीं है, आपका चित्त शांत नहीं है। ऐसे में क्या होता है, फिर नशे करने लगेंगे, आप डिप्रेशन के शिकार हैं, क्रोध आएगा, हिंसा हो सकती है आपसे, छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, बहुत सी समस्याएं उत्पन्न करता है। मानसिक अशांति का सबसे बड़ा कारक ग्रह राहु है। कुंडली में राहु का संबंध लग्न से बन रहा हो, पंचम से बन रहा हो, सीधे कहीं आपके लग्नेश से बन रहा हो, बुद्धि और शरीर के कारक ग्रहों का संबंध राहु से यदि बन रहा है तो ये समस्या बड़ी विकट हो जाती है। अब मन को कैसे शांत रखें, कैसे अपने एक्साइटमेंट पर नियंत्रण रखें, कैसे सोच पर नियंत्रण रखें, कैसे एंजाइटी पर, क्योंकि ऐसे लोग बहुत अधिक कल्पनाशील हो जाते हैं, बहुत जरूरत से ज्यादा केवल कल्पना करते हैं, काम नहीं करते। कैसे कल्पनाओं पर नियंत्रण रखें, सोचें लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर ले जाएं और वह नियंत्रित हो, क्रोध ना आए, डिप्रेशन ना हो, नशे की तरफ रुझान ना हो। तो मन को शांत रखें, चित्त को शांत रखें, दिमाग शांत हो सबसे ज्यादा। वो उसके लिए कौन सा योग आसन और फिर उसके बाद खान पान में क्या करें वो आप बताइए दर्शक। इसमें 2-3 चीजें आपको करनी है। सबसे पहली चीज वही यथा नाम तथा गुणा, तो गोमुख, गो मतलब गाय और गोमुख, गाय के मुख जैसी आकृति हम बनाते हैं। गाय वो प्राणी है जो सबसे ज्यादा शांत है, सबसे ज्यादा प्रेम देता है हमें। तो गोमुख का अगर हम नियमित अभ्यास करते हैं तो हमारा मन शांत होता है, क्रोध पे हमारा नियंत्रण होता है। गोमुख आसन कैसे करना है ये आप यहाँ पर देखिए। साथ में आप करेंगे शशांक आसन का अभ्यास। शशांक का भी अर्थ है चंद्रमा, तो वो भी हमें शांति देता है। तो ये दोनों जो आसन है ये हमें हमारे क्रोध पर नियंत्रण प्रदान करते हैं। साथ में आप ध्यान का अभ्यास जरूर करें, क्योंकि योग जो है वो सिर्फ आसन या सिर्फ प्राणायाम या सिर्फ ध्यान नहीं है, वो एक पूरी जीवन शैली है। तो ध्यान के अभ्यास में इसमें सबसे सुगम है, या तो आप जाप कर लें, यानी जिस भी धर्म को आप मानते हैं उसका एक माला जाप करें, या फिर आप ओम का उच्चारण करें। ओम का उच्चारण भी नहीं तो सुबह उठ के, इसको हम कहते हैं ऑटो सजेशंस, यानी कि सुबह उठ करके उठते के साथ आप बैठे और अपने आप से 3 बार पहले ओम का उच्चारण करेंगे, उसके बाद 3 लाइंस अपने आप को कहेंगे। पहली ये कि मैं उस परमात्मा की संतान हूँ और जैसे मेरे भीतर अपने पिता के गुण आए हैं ऐसे ही मेरे भीतर उस परम पिता के भी गुण आए हैं, मुझे उन गुणों को जागृत करना है। दूसरा कि परमात्मा प्रतिक्षण मेरे साथ है, इसलिए मेरे जीवन में कभी कुछ गलत घटित हो ही नहीं सकता। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट कि उस परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद ये सुंदर सा दिन देने के लिए। आज के दिन न मैं क्रोध करूंगा, न मैं अपने ऊपर से नियंत्रण खोऊंगा, आपा खोऊंगा, और मैं इस दिन को सुंदरता से बिताऊंगा। इन 3 स्टेटमेंट्स को हम 4 से 5 बार अपने आप को बार बार बताते हैं। देखिए, हम सेल्फ टॉक जो है वो योग का एक अभिन्न अंग है। जनरली हम बहुत नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं, यानी कुछ भी करने वाले तो हम अपने आप से कहते हैं कि अरे मुझसे तो होगा ही नहीं, अरे मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा। योग में हम उसको पॉजिटिव सेल्फ टॉक करते हैं, जो कि ध्यान की एक सबसे सुगम प्रक्रिया है।
आप इस ध्यान का अभ्यास करें, इन क्रियाओं का अभ्यास करें और प्रकृति के साथ थोड़ा समय जरूर बिताएं और भोजन में लहसुन का प्रयोग बंद करें। कहते हैं ना, डर के आगे जीत है, एक आजकल ऐड आता है, और अज्ञानता जो है वो भय उत्पन्न करती है, क्योंकि हम नहीं जानते कि ये रस्सी है या सांप है। तो हम लोगों का प्रयास था कि आप भयभीत ना हो किसी चीज से, आप जानें, आप अपने ज्ञान को बढ़ाएं। और हम लोगों का यही प्रयास था कि ज्योतिष को लेकर के इतना भ्रम है, इतना भय है कि हम घबरा जाते हैं, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। आप बस इसको केवल जानिए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए, भय को खत्म करिए और अपने जीवन को बेहतर बनाइए। आज हम दोनों का प्रयास आप लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर यही था कि एक बेहतर चीज आपको जीवन देने का प्रयास किया जाए, कैसे आप बेहतर जीवन जिए। और उम्मीद है कि आप लोग इसे पसंद करेंगे, और अगर पसंद हुआ और चीजें और संभव हुई तो हम लोग भविष्य में फिर कुछ कॉम्बिनेशन आप लोगों के लिए लेकर आएंगे इसी प्रकार का। और आज मेरे ख्याल से अब आज के लिए आप लोगों को सभी को जीवन में आने वाले जीवन की शुभकामनाओं के साथ हम लोग आप लोगों से विदा लेना चाहेंगे। संभवतः पुनः मुलाकात होगी। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ये जरूर प्रण लें, क्योंकि योग हमारी विधा है जो आज विश्व इसको खुले हृदय से, खुली बाहों से अपना रहा है। तो ऐसे में भारतवासी जिन्होंने विश्व